हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन पूरा खेल खत्म करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। वैसे अगर देखा जाए तो काफी भर भर के यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में ऑन एन एवरेज आपको एक क्वेश्चन तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड मिलेगा ही। और अगर आपको 4 मार्क्स पक्के अपने करने हैं अपने आने वाली शिफ्ट में, तो उसके लिए मैं अभी लेके आया हूँ 5 क्वेश्चंस जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बेसिक से लेके काफी डेप्थ तक यहाँ पे रिलेटेड हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी फ्रीक्वेंटली जेईई में पूछे भी जाते हैं। अगर आप ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे, ज़्यादा टाइम अगर आपके पास में नहीं, तो एटलीस्ट इन 5 क्वेश्चंस को कर लोगे तो भी काफ़ी हाई चांसेस आपके रहेंगे कि आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के जेईई मेंस के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। जिसमें अपन स्टेप वाइज चलेंगे, जिससे सबसे पहला क्वेश्चन कंटिन्यूटी से रिलेटेड, फिर बेसिक डिफरेंशियबिलिटी से, फिर किस तरीके से घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सबको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास में एफ एक्स ये फंक्शन है जिसमें कुछ अननोन वैल्यूज हैं। जैसे यहाँ पे ए अननोन है, बी और सी 3 अननोन वैल्यूज हैं। फिर बोला है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो इसकी वैल्यू बतानी, जिसका मतलब अल्टीमेटली मेरे को ए बी और सी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमको पता है कि एफ ऑफ, देखो कंटिन्यूटी का अगर x इक्वल टू 0 पे मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो मैं बोल सकता हूँ 0 प्लस 0 माइनस और 0 पे तीनों वैल्यूज बराबर होंगी और फाइनाइट वैल्यूज होंगी। ये बेसिक फंडा होता है। अब इसी की हेल्प से हमें अब चलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 0 प्लस पे बात कर लेता हूँ। कहीं पे भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले चलो ऐसे कर लो, एफ ऑफ 0 कर दो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू इसने खुद बोला कि 1 प्लस बी के बराबर। अभी ये वैल्यू हमारे लिए अननोन है ना। दूसरा केस हम करते हैं। अब एफ ऑफ 0 प्लस पे आ जाओ। 0 प्लस का मतलब जब x 0 से जस्ट बड़ा है वो इस केस में आएगा। इस केस में आने का मतलब ये जो फंक्शन है यहां पे हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लगेगी, जिसमें ये x प्लस 4 की पावर 1/2 माइनस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई x प्लस c की पावर 1/3 माइनस 2 आ जाएगा। अब एक चीज हम यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास में ये लिमिट जो है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट के साथ साथ एक चीज अपने को ऊपर क्लियर हो रहा है कि न्यूमरेटर इसका 0 है, ठीक है, और इस टोटल की वैल्यू 0 कभी होगी नहीं, ठीक। तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, अगर न्यूमरेटर इसका 0 है तो इसके डिनोमिनेटर को भी 0 होना पड़ेगा, तभी ये 0/0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो अब यहां पे लिमिट डालने के बाद, जैसे ये जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि ये वाली वैल्यू, इसमें x टेंस टू 0 पे क्या होना चाहिए, ये वैल्यू 0 की तरफ होनी चाहिए। तो x टेंस टू 0 किया तो c की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी कि c की पावर 1/3 इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, यानी कि c दोनों साइड क्यूब कर दो तो ये 8 आ गया। चलो c हमारे पास में 8 आ चुका है। अब और आगे चलते हैं। दूसरा, अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो हमको पता है 0/0 फॉर्म में हम कई सारे प्रोसेस लगा सकते हैं। हम यहाँ पे कोई भी सिंपल से, चलो LH रूल ही लगा देता हूं। अगर मैं LH रूल में यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मेरे को पता है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस हो जाएगी, है ना, और ये रूट x है, ठीक है। तो रूट x का 1/2 रूट ऑफ x प्लस 4 ये आ जाएगा। अब x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा। डिवाइड में बात करोगे, कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। यहां पे देखोगे तो यहां पे आ जाएगा 1/3 इंटू 1/x प्लस c, या फिर 8 बोल दो, इसकी पावर 1/3 की जगह यहां पे इसकी पावर आ जाएगी 2/3। बाकी सब खत्म, ये हमारे पास में आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 0/0 फॉर्म बन नहीं रहा, तो डायरेक्टली लिमिट डाल देते हैं। x टेंस टू 0 अगर मान लो मैं डालूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास 1/2 रूट 4 आएगा ऊपर। नीचे की बात करोगे तो यहाँ पे 1/3 और 1/8 की पावर 2/3 आएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रूट 4 का मतलब 2, तो ये आ गया। और दूसरा, ये सब डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल में है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 8, 2 की पावर 3 कर देता हूं, इसकी पावर ये कर दो, इससे ये चला गया। तो मेरे पास में यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ऊपर आ रहा है 3 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4, और नीचे की बात करो 2 इंटू 2, 4 से 4 गया तो ये वैल्यू आ रही है 3, यानी कि इस लिमिट की वैल्यू मेरे पास में 3 आ रही है। सिंस इस लिमिट की वैल्यू 3 आ रही है, हमको पता है एफ ऑफ 0 की वैल्यू और एफ ऑफ 0 प्लस दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, जो कि 3 है। तो 1 प्लस बी की वैल्यू भी
3 के बराबर होगी, जहां से हम बोल सकते हैं b की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब एक ही बच गया जीरो माइनस वाला, तो जीरो माइनस वाला केस भी ले लेते हैं, f ऑफ जीरो माइनस। जीरो माइनस को अगर मैं अप्लाई करूंगा तो लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस इसमें जाएगी, जब जीरो से जस्ट छोटा जब x होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ए एक्स की पावर x। यहां पे अगर हम सबसे पहले जब भी लिमिट को सॉल्व करते हैं तो हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म चेक करते हैं। यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले e लिखते हैं, e की पावर में लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाने के बाद जो बेस है 1 प्लस ए एक्स, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर जो पावर वाला है उसको एज इट इज लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। 1 से 1 गया है ना, तो यहां पे आएगा e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर आ गया ax, नीचे x, इससे ये गया तो यहां पे आ रहा है लिमिट ये। ठीक है, अब जैसा कि मैं अभी यहां पे बताया कि तीनों वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, तो 0 प्लस की वैल्यू 0 माइनस के बराबर होनी चाहिए, तो 0 प्लस की वैल्यू तो 3 आ रही थी, 0 माइनस की वैल्यू हमारे पास में e की पावर a आ रही थी, दोनों भी बराबर होंगी। अब मेरे को आउटपुट ये निकालना है, इसमें पहले वाले की वैल्यू 3 आ गई, दूसरे वाले में b की वैल्यू 2 आ गई और c की वैल्यू 8 हमारे पास में है। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 48, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन वगैरह यूज कर रखा है। यहां पे अपने को 0 से 2 पाई के ओपन इंटरवल में बात हो रही है और यहां पे पूछा है कि इस फंक्शन में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। कंटिन्यूटी में अपन सीधा सीधा अगर बेसिक तरीके से बात की जाए, ग्राफ देखते हैं कहां कहां पे टूट रहा है, कहां पे वैल्यूज सेम नहीं आ रही। बट डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो कोई चीज डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसके लिए 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें अपन ग्राफिकली देखते हैं। सबसे पहले तो देखो वो फंक्शन जो है उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, तभी जाके वो डिफरेंशिएबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा उस चीज को हम डिसाइड करेंगे। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। दूसरा चीज है ना, डिसकंटिन्यूटी से ले लो, सॉरी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी से इसको ले लो तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी आएगा। उसके बाद अगर ग्राफ हम देख रहे हैं और ग्राफ में कहीं पे कोई शार्प पॉइंट बन रहा है तो वहां पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। थर्ड पॉइंट, अगर कहीं पे कोई वर्टिकल टेंजेंट ग्राफ में बन रही है तो उस पॉइंट पे भी वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब अपने को इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए देखो साइन एक्स का ग्राफ हमको पता है, कॉस एक्स का पता है, 1 माइनस कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को पता है तो डायरेक्टली बना भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो कैसे इस तरीके के ग्राफ को अपने को अप्रोच करना है। जैसे cos x की मैं बात करूं तो cos x का ग्राफ 0 से 2 पाई में केवल अपन देखेंगे, तो ये पाई बाय 2 तक हो गया, ये 3 पाई बाय 2 तक और ये 2 पाई तक। ठीक है, ये अपने पास में cos x का ग्राफ हो गया। अब मैं अगर मान लो माइनस cos x का ग्राफ निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो मतलब ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये फिर से नीचे आ जाएगा। अब 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब माइनस कॉस एक्स में एक ऐड कर रहा हूं। अगर मैं इसमें एक ऐड करता हूं तो ये ग्राफ कहां पे जाएगा, 1 ऊपर शिफ्ट होगा, ये -1 है, ये 1 है, तो 1 ऊपर शिफ्ट होगा तो ये -1 वाला पॉइंट जो है ये 0 पे चला जाएगा, तो ये अपने को 0 पे जाएगा। और ये वाली लाइन को मैं 1 कर देता हूं और ये वाली लाइन अपनी 2। जहां पे अभी अपने को 1 आउटपुट मिल रहा था 1 माइनस कॉस एक्स में, अब वहां पे 2 आउटपुट मिलेगा। तो यानी कि अब अपन यहां पे क्या कर देंगे, देखो ये ग्राफ यहां पे जाएगा, उसके बाद ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा, उसके बाद ये ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। अब तीनों ग्राफ को एक साथ ले आते हैं। तो सबसे पहले अपन बना लेते हैं साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, 0 से 2 पाई में कुछ इस तरीके का रफ ग्राफ है, ठीक है। वहीं पे कॉस एक्स की बात करोगे तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से चलता है। इसको थोड़ा सा पहले कट करा देता हूँ, यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे कट करेगा और ये यहाँ पे। ये देखो नीचे वाला साइन एक्स का हो गया, ऊपर वाला कॉस एक्स का हो गया। अब एक और ग्राफ बनाना है अपने को। अभी अपन यहाँ पे ये ले लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स वाला। 1 माइनस कॉस एक्स वाले ग्राफ की बात करोगे तो ये यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पे टच नहीं करेगा, ये यहाँ पे कट करेगा क्योंकि ये पाई बाय 2 वाला सीन है ना। ये यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी और फिर ये अपने पास यहाँ तक आएगा। इस तरीके से ये टच कर जाएगा।
ऐसा रफली इसका ग्राफ बनेगा। अब अपने को क्या देखना है, अपने को बोला है यहाँ पे मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पहले, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो मैक्सिमम ऊपर वाला ग्राफ है जिसमें y की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, आउटपुट y का बड़ा है, तो उस वाले ग्राफ को अपन सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला ग्राफ आ गया, फिर यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, उसके बाद ये वाला ग्राफ अपने पास यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ पे। अब देखो जैसा कि मैं यहां पे बताया, जितने शार्प पॉइंट होंगे उन पे वो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। वर्टिकल टेंजेंट देखना है, अब देखें वैसे अगर इस ग्राफ को, तो कहीं पे भी सबसे पहले तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, शार्प पॉइंट की बात करते हैं। शार्प पॉइंट कहां कहां पे बन रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट है, देखो ये वाला, दूसरा ये वाला पॉइंट है, तीसरा ये वाला पॉइंट है। तीन अपने को शार्प पॉइंट मिल रहे हैं। शार्प पॉइंट मतलब कुछ इस तरीके, जहां पे दो ग्राफ कट कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, उस तरीके का सिचुएशन जहां पे अपने को मिलता है। तो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स की वजह से अपने पास में 3 ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। और वर्टिकल टेंजेंट की बात करें तो कहीं पे वर्टिकल टेंजेंट बन ही नहीं रही। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन अपने पास में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज इसने कर रखा है और फिर बोल रहा है कि m जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट है जहां पे फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। n जो है वो नंबर ऑफ पॉइंट्स है जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल। तो m प्लस n की वैल्यू बतानी है। तो देखो सबसे पहली चीज तो अपने को क्या करना है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे और यहाँ पे सिंस x की वैल्यूज दे रखी, तो इसमें जिन जिन x की, देखो इस क्वेश्चन को ना अपन दो तरीके से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रफ मेथड है, जो इजीली अपन कर सकते हैं बिना टाइम लगा, कि सिंस इसको ना मैं क्या बोल देता हूँ gx है और ये hx है ना। अब अगर मान लो मैं gx की बात करूं, जैसे fx फंक्शन जो है अगर ये देखो यहां पे gx फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा और hx फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब भी fx फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, और दोनों डिसकंटिन्यूअस होंगे तब भी होगा। तो इनकी डिसकंटिन्यूटी अलग अलग अगर मान लो मैं निकालना चाहूं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है, ये कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, इंटीजर्स पे। -2 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे, -1, 0, 1 और 2 यहाँ पे। ये है मॉड वाला, ये तो कहीं पे होगा ही नहीं, ये तो हर जगह पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन fx जो है इन दोनों का सम है, तो fx कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इन चारों पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 4 आ गया। अब यहीं से अब ये वाला चीज भी अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे होगा। नॉन डिफरेंशिएबल के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, मेनली 3 कंडीशन होती है, कि जहां जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। उसके साथ साथ अगर ग्राफ में कहीं पे कोई शार्प पॉइंट आ रहा है तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल होगा। उसके साथ साथ अगर कहीं पे कोई वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है ग्राफ में तो भी वहां पे होगा। लेकिन इस चीज को हम देखेंगे कैसे। सबसे पहला है डिसकंटिन्यूटी वाला, इसको अपन कैसे देख सकते हैं भाई, हमको सीधा सीधा पता चल रहा है ना, 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, 4 पॉइंट तो यहां से हो गए। तो शार्प पॉइंट कहीं पे बन रहा है क्या, ये एक्चुअली में इस वाले फंक्शन में बनेगा, क्योंकि मॉड एक्स का मॉड ऑफ इसको टी अगर मैं बोल दूं, है ना, तो मॉड ऑफ टी का ग्राफ जब भी बनाओगे कहीं ना कहीं तो ऐसा शार्प पॉइंट बनेगा। तो ये एक ऐसा अकेला पॉइंट होगा जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ये पॉइंट कौन सा होता है, जब इसके अंदर वाली वैल्यू जो है वो 0 की तरफ आती है। ठीक है, इसका आउटपुट बेसिकली मॉड ऑफ टी का आउटपुट जब 0 होता है, तो वो कब 0 होगा, ये होगा x इक्वल टू 2 पे। तो ये x इक्वल टू 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। तो शार्प पॉइंट की वजह से x इक्वल टू 2 भी अपने पास में एक नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, बट x इक्वल टू 2 तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यूअस है, तो इसको अलग से इंक्लूड करने की, ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 में ही ऑलरेडी आ चुका है। तो अपने पास 4 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हो गए, 4 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, दोनों का सम 8, खत्म। लेकिन अगर किसी को ये वाला अप्रोच समझ में नहीं आया तो अपन इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बेसिक तरीका हमारे यहाँ पे क्या कहता है कि इस फंक्शन को ना अलग अलग तरीके से डिफाइन कर लो। अलग अलग तरीके से मतलब x की अलग अलग वैल्यूज पे डिफाइन कर लो इस पूरे इंटरवल के लिए। सिंस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज इसने कर रखा है, तो यहाँ पे इसको इंटीजर टू इंटीजर अपन डिफाइन कर लेते हैं। जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है, उस सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट जो है -2 रहने वाला है, ये -2 आएगा। यहां पे बात करोगे तो ये वाला मॉड जो है
पूरे की जो जैसे मॉड के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव में है, पूरा आउटपुट नेगेटिव में है, तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा, तो -x+2 हो जाएगा। ऐसे ही जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट अपने को -1 मिलेगा। और ये वाला जो मॉड है ये अभी भी x नेगेटिव में चल रहा है, तो पूरा पूरा अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव में है, तो ये भी नेगेटिव में खुल जाएगा, तो यहाँ पे -x+2 हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब x की वैल्यू 0 से 1 है, 0 से 1 में ग्रेटेस्ट वाले का 0 हो गया, और ये 0 से 1 में नेगेटिव आएगा, तो ये तो अपने पास में 0 से 1 में नेगेटिव में आएगा, तो हम इसको कर देंगे -x+2, -x+2 हो जाएगा। और आगे आ जाओ कि जब x की वैल्यू 1 से 2 है, जब x की वैल्यू 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 1, 1 से 2 में ये अभी भी नेगेटिव में ही खुलेगा, तो ये आ जाएगा -x+2। फिर उसके बाद में अब जब x की वैल्यू 2 से 3 है, ठीक है, उससे पहले भी अपन यहां पे क्या करते हैं, हाँ, जब x की वैल्यू 2 से 3, तो 2 से 3 में ये आउटपुट 2 देगा, ये 2 से 3 की अगर बात करोगे तो ये प्लस में खुलेगा भी, तो ये x-2 पे आ जाएगा, तो ये अपने पास में आएगा। अब इस फंक्शन को प्रॉपरली लिख दो। प्रॉपरली लिखने का मतलब जो कट रहा है उसको काट देते, जैसे -x आएगा पहले जब x की वैल्यू यहां से यहां है, फिर इसके बाद में -x+1 आएगा जब x की वैल्यू हमारे पास ये है, फिर इसके बाद -x+2 आएगा जब x की वैल्यू 0 से 1 है, फिर -x+3 आएगा जब x की वैल्यू 1 से 2 है, फिर x आएगा कब, जब x की वैल्यू 2 से 3 है। अब मेरे पास एक्चुअली में ये वाला फंक्शन आ चुका है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये अगर मान लो मैं लिख दे रहा हूं, तो देखो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, अब देखो यहां पे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले fx दिख रहा है, fx दिख रहा है तो यहाँ पे जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक कर लो, फिर इसका f' निकाल लो, फिर उन्हीं पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, वहां से हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ग्राफ से, ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट इसका ग्राफ से बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मैं ग्राफ से बता देता हूँ। तो ग्राफ से क्या हो रहा है, क्योंकि उस वाले प्रोसेस से तो आप कर ही लोगे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि कंटिन्यूटी चेक करना है एक पॉइंट पे जहां जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही। तो जब x की वैल्यू -2 से, देखो यहां से चलते हैं, -2 -1, ये 0 हो गया, ये 1 आ जाएगा, ये 2 ले लो, ये ले लो 3। अब जब x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में है तो ये ग्राफ आएगा y = -x का, जिसमें दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं। पहली चीज, जब x की वैल्यू -1 से 0 में है तो ग्राफ कैसा आएगा, -x+1। -x+1 का ग्राफ अभी कैसा आएगा, एक्चुअली में इसी लाइन के पैरेलल रहेगा, बस 1 पॉइंट ऊपर खिसक जाएगा। जैसे देखो y = -x की बात करोगे तो वो यहां से जाएगी, है ना, वहीं पे अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ -x+1 की बात करोगे तो वो लाइन ऊपर हो जाएगी, एक पॉइंट ऊपर हो जाएगी, -x+2 -x+3 ये सब हो जाएगी, -x-1 ये ऐसे चलती जाएगी। तो इसी चीज को अपन ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आएगा, देखो वैसे चाहो तो इस पे आउटपुट भी निकाल लो, -1 पे 2 आउटपुट आएगा, ठीक है, -1 पे अपने को 2 आउटपुट मिलेगा। पहले वाले में क्या मिलेगा, पहले वाले में 1 आउटपुट मिल रहा होगा और दूसरे वाले में 2 आउटपुट मिलेगा। 2 आउटपुट को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो 2 आउटपुट मेरे को यहाँ पे मिलेगा, -1 इसमें इंक्लूडेड है, उसके बाद 0 पे मेरे को आउटपुट ये वाला मिलेगा, ठीक है, ये लगभग इसके इक्विवेलेंट आएगा, है ना, बस ये थोड़ा सा एलोंगेट हो गया है और कुछ नहीं है, ठीक है, ग्राफ प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है उस चीज पे, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जब 0 से 1 में जा रहे हैं हम, 0 से 1 में जब मैं जा रहा हूं तो -x+2 है। अब जब x 0 है तो वैल्यू 2, और जब 1 की तरफ जा रही तो ये आ रही, इस तरीके का। देखो यहां पे भी देखोगे तो ये ग्राफ ऐसे बने, जिसमें ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड है, ये वाली नहीं है, इधर ये वाली इंक्लूडेड है, नीचे वाली नहीं है। फिर और आगे आ जाओ, अब 1 से 2 में जाओगे तो -x+3 आएगा, फिर से और आगे चलेंगे अपन 1 से 2 में, ठीक है, तो भी ये आएगा, जिसमें ये 1 यहां पे आ जाएगा। अब 2 से 3 में जाओगे तो x है, y = x वाली लाइन है,
ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन क्या कहती है अपने को, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन कहती है कि जब x इक्वल टू 2 पे 2 मिलेगा मेरे को, लेकिन यहां पे देखोगे तो इसमें x इक्वल टू 2 पे अपने को 1 मिल रहा था, लेकिन यहां पे 2 पे 2 मिलेगा, जिसका मतलब ये लाइन यहां से 2 से 3, ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन अपने पास में जाएगी। ऐसा कुछ इसका रफली ग्राफ अपने पास में बनेगा। अब अगर मान लो सिंस ये 3 पे है ही नहीं तो 3 पे होलो सर्किल, एंड पॉइंट्स की बात करता है, एंड पॉइंट्स पे इक्वल टू का साइन लगा नहीं है तो वहां पे अपन चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट हो गया ना। अब कहां कहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी की बात करोगे तो सीधा सीधा अब दिख रहा है, देखो एंड पॉइंट पे हम चेक नहीं करेंगे तो -1 पे है, फिर 0 पे है, 1 पे है और 2 पे है। उसके साथ साथ और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे तो नॉन डिफरेंशिएबल भी उन्हीं केवल पॉइंट्स पे है, -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2, क्योंकि उसके बीच में किसी भी पॉइंट को देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट लोगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो तो स्ट्रेट लाइन है, जिसका मतलब उसका स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, लेकिन इन पॉइंट्स पे नहीं होगा। तो यानी कि 4 पॉइंट यहां पे आ गए, 4 पॉइंट यहां पे आ गए, टोटल हो गए 8, जैसा कि अभी अपन पहले निकाला था। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, 3 मेथड इस क्वेश्चन के बारे में बता दिया। एक तो जो स्टार्टिंग वाला शॉर्ट अप्रोच था, दूसरा वाला कि fx यहां तक निकालो, फिर जो जहां जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे चेक कर लो, फिर इस एक बार f डैश x की वैल्यू निकाल लो, जैसे -1 ये सब आ जाएगी, फिर यहां पे चेक कर लो, और तीसरा ग्राफ वाला मेथड। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में f(x) ये वाला फंक्शन है जिसमें x 0 से 4 तक है। ठीक है, यहां पे अपने को नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले पॉसिबल पॉइंट्स ढूंढते हैं कि जहां जहां पे ये पॉसिबल हो सकता है कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जहां देखो कहां कहां पे पॉसिबल नहीं होगा, कि जहां पे ये वाली वैल्यू हमको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मान लो मेरे पास कोई भी लिखा है इस तरीके से, तो जहां पे इस स्टार की वैल्यू इंटीजर होगी वहां पे डेफिनेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए हम यहां पे बस यही देखेंगे कहां कहां पे इंटीजर है, और वो 100% श्योरिटी से अपन बोल नहीं सकते कि वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक्चुअली में 2 फंक्शंस अलग अलग दे रखे हैं। इसको ऐसा बोल सकता हूं मैं कि मान लो ये मेरे पास gx एक फंक्शन है, ये hx एक फंक्शन है, तो हम यहाँ पे इसी वजह से उन सारे पॉइंट्स को पॉसिबल पॉइंट्स बोल रहे हैं। तो ये x² 2 कब कब होगा, जब x² जो है वो वैल्यू एक्चुअली में 2 का मल्टीपल हो, 0 से 4 के बीच में। ठीक है, अब 2 से 4, 0 से 4 के बीच में देखो, एक तो 0 हो सकता है, उसके बाद 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है, 2 हो सकता है। अब x² की वैल्यू को मैं बोल रहा हूं 2 हो सकता है, जिसका मतलब अगर x² इक्वल्स टू 2 है तो x की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, √2। फिर x² की वैल्यू 4 हो सकता है, जिसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास में 2 आ जाएगी। x² की वैल्यू 6 हो सकता है, जिसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास √6 आ जाएगी। फिर 8 हो सकता है, यानी कि √8 आ जाएगी। फिर 10 हो सकता है, यानी कि √10 आ जाएगी। फिर √11 हो सकता है, वो तो नहीं होगा, √12 हो सकता है, √14 हो सकता है, और √16 पे तो ये 4 ही हो जाना है। ठीक है, ये हमारे पास में इतने सारे पॉइंट्स आएंगे। इसके अलावा अब ये तो इसके हो गए पहले वाले के, दूसरे वाले के पॉसिबल पॉइंट्स देख लो। दूसरे वाले के पॉसिबल पॉइंट्स की बात करोगे जहां पे √x की जगह इंटीजर आएगा। अब √x की जगह इंटीजर कब आएगा, जब x एक परफेक्ट होल स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर हो बेसिकली। तो परफेक्ट स्क्वायर कब आएगा, 0 पे, उसको तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 1 पे उसको भी ऑलरेडी नहीं लिया है तो ले लेते हैं। 2, 3 पे आएगा नहीं तो 4 पे आएगा, तो 4 ऑलरेडी आ चुका है। ये हमारे पास में 3, 6 टोटल 10 पॉइंट्स हैं पॉसिबल जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब देखो, अब इसको करने का एक तरीका तो ये है कि हम सारे के सारे वैल्यूज पे चेक करते हुए चलें, बट दूसरा तरीका मैं तुम लोगों को ये बता दे रहा हूं, जैसे कि अभी मैं यहां पे बोला
कि मैं इस फंक्शन को एफ एक्स फंक्शन को ऐसा बोल देता हूं कि मेरे पास जी एक्स और माइनस यहां एच एक्स, इस तरीके से दो अलग अलग फंक्शन है। अब एक चीज जनरली बताई जाती है कि अगर मान लो मैं यहां पे बोलूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये 100% कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो दूसरा कंटिन्यूअस हो, तो उसमें भी हम 100% ये बोल सकते हैं कि जो ये एफ एक्स फंक्शन होगा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो यहां पे हम 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इस वजह से अब देखो, अगर मान लो मेरे को पहला वाला केस मिल जहां पे दोनों कंटिन्यूअस हो, चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमको ये सारे पॉइंट मिले डिसकंटिन्यूटी के, तो यहां पे अगर मैं उन पॉइंट्स को ले लूं जिसमें केवल एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे कि यहां पे 0 को छोड़ दो, √2 को ले लो, है ना, √6 को ले लो, √8 को ले लो, √10 को ले लो, ये ले लो, ये सारे के सारे वो वैल्यूज हैं जहां पे केवल ये वाला फंक्शन जो है इसके अंदर इंटीजर बन रहा है, जिसका मतलब यही डिसकंटिन्यूअस है, दूसरे वाला तो है ही नहीं, क्योंकि ये √x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू ये √6 ले रहा हूं तो √x की वैल्यू तो 6 की पावर 1/4 हो जाएगी, वो तो इंटीजर है ही नहीं, तो ये तो कभी बन ही नहीं रहा है। तो इन पॉइंट्स पे जो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, जैसे देखो इनको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास में टोटल 7 पॉइंट्स वो हैं जहां पे पहला वाला फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। तुम चाहो तो इसको डिसकंटिन्यूअस लिख दो, इसको कंटिन्यूअस, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इस केस में मेरे पास में 7 पॉइंट आ गए। अब अगर ये 7 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, फिर चाहे ये उन पे कंटिन्यूअस रहे, है ना, क्योंकि इन पे है भी, ये इंटीजर बन नहीं रहा √x की वैल्यू, तो 100% हम एफ एक्स के बारे में बोल सकते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 7 पॉइंट पे तो होगा ही होगा। इसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स बच रहे हैं उन सब पे चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैं यहां पे सबसे पहले x = 0 पे चेक कर लेता हूं। 0 पे बात करो, 0 पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 आ ही रही है। 0+ पे बात कर लो, 0+ जैसे ही हम यहां पे डालेंगे 0 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर भी 0 पॉइंट समथिंग, तो 0 पॉइंट समथिंग की अगर हम बात करें तो ये 0 ही आ जाएगा। 0 माइनस ये तो हम डाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि रूट के अंदर 0 माइनस का मतलब है √-0.001। ये तो पॉसिबल ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा रियल सिनेरियो में। ठीक है, तो ये हम डाल नहीं सकते। तो यहां पे केवल हम राइट लिमिट चेक करेंगे। तो यहां पे इस फंक्शन को अपन बोलते भी हैं कि ये फंक्शन हमारा राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, दोनों वैल्यूज अगर बराबर है तो। दूसरा केस x = 0 पे मैंने चेक कर लिया, बच रहा मेरे पास 1 और 4, तो 1 पे चेक कर लेता हूं। 1 पे अगर चेक करें तो f ऑफ 1+ की बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग बाई 2, यानी 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का 0 हो गया। 1 पॉइंट समथिंग का जैसे 1 पॉइंट समथिंग यहां पे इसका रूट के बाद वैल्यू आएगी, वो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 1 हो जाएगा, तो ये -1 आएगा। लेकिन 1 माइनस की अगर बात करो तो 1 माइनस मतलब 0.99, 0.99 का स्क्वायर किया तो और भी छोटी वैल्यू होगी, उसको 2 से डिवाइड किया तो और भी छोटी, लेकिन रहेगी पॉजिटिव, 0 पॉइंट समथिंग रहेगी। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो गया, इधर माइनस आ जाए, यहां पे आ जाओ 0.999 है, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालोगे तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगी, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा तो आउटपुट 0 आ जाएगा। तो हमको यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है नहीं। इसके साथ साथ चाहो तो f ऑफ 1 भी चेक कर लो। 1 पे बात करोगे तो 1/2 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, यहां पे आ जाएगा 1, तो ये -1। तीनों वैल्यूज बराबर नहीं है, तो हम यहां पे बोल पाएंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा x = 1 पे। ऐसे ही x = 4 पे चेक कर लो। 4 पे अगर मैं चेक करूंगा तो f ऑफ 4+ तो मेरे को लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें है ही नहीं इंटरवल में, है ना, तो हम केवल 4- लेंगे। तो 4- पे बात करोगे तो 4 से जस्ट छोटी वैल्यू 3.999, है ना, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, उससे जस्ट कम है तो 15 पॉइंट समथिंग। 15 पॉइंट समथिंग की बात करोगे डिवाइड बाई 2 करोगे तो 7.8 के आसपास कुछ आएगा, तो 7 आएगा बेसिकली माइनस। अब
4 पे अगर मैं यहां पे 4 रखता, ठीक है, अब ध्यान देना, 4 जैसे ही मैं यहां पे रखता तो इसकी वैल्यू 2, लेकिन अगर 4 से जस्ट छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये 2 से जस्ट कम होगा, 1.99 आएगा, है ना। तो 1.99 आएगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, तो 7 - 1 यानी कि 6 ये हमारे पास में आएगा। अब f ऑफ 4 प्लस की बात कर लो, 4 प्लस की बात करोगे तो यहां पे 4 से जस्ट बड़ी, है ना, तो 4 16, तो ये 8 आएगा, है ना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16/2 करोगे तो 8 आएगा, और 4 प्लस है तो 8 पॉइंट समथिंग, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 8 हो जाएगा। यहां पे बात करोगे तो ये 2.0001 ऐसा कुछ आएगा, यानी कि 8 - 2 आएगा, विच इज ऑल्सो गिव्स 6, ठीक है, दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अच्छा, 0 पे ही चेक कर लिया, 4 प्लस पे चेक कर लिया मना करते हुए भी, है ना। चलो खैर, इसको मैं हटा देता हूं, डायरेक्ट f ऑफ 4 पे चेक कर लेते हैं। f ऑफ 4 पे चेक करेंगे तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि 4 पे हमको यहां पे दिख रहा है कि 4 पे क्या आ जाएगा, 4 पे हमारे पास में डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा 8 और यहां पे आ जाएगा 2, तो यानी कि ये 6 आ जाएगा, दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो यहां पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हमारे पास में टोटल 7 पॉइंट तो ऑलरेडी थे, जिसमें एक और पॉइंट अभी मेरे को ऐड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास में 8 हो जाए, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 8, जिसमें अपने को यहाँ पे लिमिट के रूप में फंक्शन दे रखा है, और यहाँ पे इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात हो रही, कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। जब भी इस तरीके का कोई फंक्शन अपने पास में आए जहाँ पे लिमिट वगैरह दे रखी हो, तो देखो इसके लिए सिंपल सा फंडा होता है कि जैसे बेसिक कंसेप्ट को अगर अपन रिवाइज करें, तो यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक फंक्शन है जिसमें n जो कि पावर है उसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और a की पावर n करके कोई फंक्शन दे रखा है, जहाँ पे a जो है वो बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसकी 3 वैल्यूज होती है। सबसे पहले जब बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो इसका आउटपुट 0 आता है, जब बेस की वैल्यू 1 होगी तो इसका आउटपुट 1 आता है, और जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो यहाँ पे इसका आउटपुट इन्फिनिटी आएगी। अब देखो, अब अपने को यहाँ पे ये अगर दे रखा है तो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये कि इसकी पावर जो है वो n होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो fx है, ये फंक्शन दे रखा है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि ये अपने पास आ जाएगा fx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x - 2 का होल स्क्वायर पूरे की पावर n - 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर पूरे की पावर n + 1। तो यहाँ पे ये जो x - 2 का होल स्क्वायर है ये एक्चुअली में इसका बेस है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में इस लिमिट को खोल लेते हैं। तो यानी कि सबसे पहले जब बेस की वैल्यू यानी कि 0 से 1 के बीच में होगी, ये वाली वैल्यू आएगी, तो इस पावर का a की पावर n जो है या फिर x - 2 का होल स्क्वायर की पावर n, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ऊपर क्या आएगा 0 - 1 अपॉन 0 + 1, यानी कि -1 डिवाइड बाई 1 आएगा, जिसको अपन डायरेक्टली -1 लिख सकते हैं। फिर दूसरा केस अपने क्या कहते हैं कि जब बेस यानी कि x - 2 का होल स्क्वायर अगर 1 के बराबर है, तो उस सिनेरियो में अपने पास इसकी वैल्यू 1 आएगी, है ना। तो 1 - 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो 0/2 हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा, है ना। अब ये वैल्यूज नहीं लिखनी है अपने को, ये जो अपन ने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे ये वैल्यूज a की पावर n का आउटपुट रिप्रेजेंट कर रही है, और वही चीज अपने को यहाँ पे बस रिप्लेस करनी है और फिर अपना आउटपुट आते चला जाएगा। थर्ड केस है कि जब x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होगा, जब ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ये इन्फिनिटी आएगा, जिसका मतलब इन्फिनिटी -1 अपॉन इन्फिनिटी + 1, यानी कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का एक फॉर्मेट बन रहा है इनडिटर्मिनेट वाला। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कई सारे तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, या तो ऐसा कर लो कि n को 1/t ले लो और लिमिट t टेंड्स टू 0 डाल दो, बट उससे भी आसान है डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसको रेसिप्रोकल में कर दो, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जो ये इन्फिनिटी बन रहा है इससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि x - 2 को होल स्क्वायर की पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड अगर न्यूमरेटर को करोगे तो ये आएगा 1 - 1 अपॉन x - 2 की पावर 2n, और यहीं पे 1 + 1 अपॉन x - 2 की पावर 2, ये आ जाएगा। अब जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो x - 2 के होल स्क्वायर की पावर 2n, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, और 1, और यहाँ पे 1 अपॉन की बात करोगे इस पूरे की वैल्यू
जीरो में चली जाएगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, जिसका मतलब यहाँ पे फाइनली अपने पास 1 आ जाए। अब ये अपने पास में एफ एक्स फंक्शन आ चुका है, लेकिन राइट साइड में अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो ये होल स्क्वायर तरीके से वैल्यूज दे रखी हैं। यहाँ पे अपन को डायरेक्ट मिलती है, एक्स की वैल्यूज अगर हो रखी होती तो डायरेक्टली अपन बता पाते। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे एक एक केस को ले लेते हैं। पहला केस अपना क्या कह रहा है कि x माइनस टू का होल स्क्वायर 0 और 1 के बीच में है ना। तो इसको सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं करता हूं तो रूट लेंगे तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे ये प्लस माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 1। अब एक बार प्लस के साथ खोल दो, जब प्लस के साथ खोलेंगे तो यहाँ पे 0, ये x माइनस टू, ये 1, और पूरी इनइक्वलिटी में 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे x, यहाँ पे 3, ये आएगा। अब ऐसे ही माइनस ले लो, माइनस लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 और माइनस ऑफ x माइनस टू लेस देन 1। माइनस 1 से पूरी इनइक्वलिटी को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन भी बदल जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस टू आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 0। अब यहाँ पे पूरी इनइक्वलिटी में 2 ऐड कर दो, 2 अगर मान लो मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे अपने को यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन, उसको समझने के लिए बोलो या तो प्लस हो सकती है या माइनस हो सकती है ना, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों वैल्यूज एक साथ में हो जाए, प्लस भी हो रही है माइनस भी हो रही है, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस वजह से या तो ये होगा या ये होगा, जिसका मतलब अपन लेंगे यहाँ पे यूनियन। अब देखो ये क्या कह रहा है, 1 से 2 और 2 से 3, जिसमें 2 भी इंक्लूडेड है तो x की वैल्यू डायरेक्ट आ गई यहाँ पे 1 से 3। ये पहले वाला केस हो गया। दूसरे वाला केस देख लो, दूसरे वाला केस क्या है, x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस टू इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। एक बार प्लस लोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, और एक बार माइनस लोगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब थर्ड वाला केस ले लेते हैं। थर्ड वाला केस क्या है कि x माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। यहां पे भी वापस से वही रूट लगा देंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे x माइनस टू ग्रेटर देन 1। एक बार प्लस ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस टू ग्रेटर देन 1 तो x ग्रेटर देन 3। एक बार माइनस ले लो, माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस टू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, है ना। तो अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस टू लेस देन माइनस 1, तो x लेस देन अपने पास में हो जाएगा माइनस टू प्लस टू माइनस 1 यानी कि 1। तो यहां से x की वैल्यूज निकाल लो, है ना। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूं, यहां से x की वैल्यूज अपने पास क्या आएगी, 1 से छोटी, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये सारे के सारे केसेस अपने पास हो चुके हैं। अब इस फंक्शन को लिखते हैं। जो f(x) फंक्शन हमारा था ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि -1 वैल्यू होगी। -1 वैल्यू कब होगी, जब ये पहले वाला केस जो है, यानी कि जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच है। फिर 0 वैल्यू होगी, 0 कब होगी, जब x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी कि x की वैल्यू 1 या 3 है, x इक्वल टू 1 और 3। और यहां पे आएगी 1, 1 कब आएगा, जब ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब यहां पे क्या हो गया, ये हो गया x की वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये वाला केस। अब देखो, अब अपने को इसकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब फंक्शन अपने पास ये वाला है। जब भी हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इस तरीके के पीस वाइज फंक्शन में करते हैं, जब फंक्शन अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग तरीके से डिफाइन है, तो अपन यहाँ पे क्या देखते हैं कि एंड पॉइंट्स पे चेक करना है, उसके साथ साथ जहां जहां पे फंक्शंस की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पे चेक करना है। एंड पॉइंट की बात करोगे तो एक माइनस इन्फिनिटी, एक प्लस इन्फिनिटी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं। तो अपन केवल एंड पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे केवल चेक करेंगे उन पॉइंट पे जहां पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब इसको चाहो तो थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख लो, जिससे कि अच्छे से दिख जाएगी कहां पे चेंज हो रही है। तो -1 की बात करोगे, ये कब है, जब x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है। ठीक है, 0 कब है, जब x की वैल्यू 1 है ना। चलो अलग अलग केसेस ले लो, 0 कब है, जब x की वैल्यू 3 है। और दो केसेस ले लो, 1 कब है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 है। 1 कब है, जब x की वैल्यू ग्रेटर। ये अब देख लो कहां कहां पे चेंज हो रही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन x इक्वल टू 1 और 3 पे चेंज हो रही है, दोनों वैल्यूज। तो मेरे को सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। 1 पे चेक करने के लिए अपने पास में क्या होता है, कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, f ऑफ a माइनस a प्लस और f ऑफ a माइनस, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, उसके साथ साथ फाइनाइट होनी चाहिए।
तो डायरेक्टली एफ ऑफ 1 प्लस, अब 1 प्लस 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू कहां पे डाल सकते हैं हम, इस वाले में, पहले वाले में, जिसका आउटपुट -1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 माइनस 1 से जस्ट छोटी इस सेकंड लास्ट में, जिसका आउटपुट 1 आ जाएगा। दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है तो यहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा केस x इक्वल टू 3 वाला ले लो। जब x इक्वल टू 3 की बात करोगे तो f ऑफ 3 प्लस की बात 3 से जस्ट बड़ी वैल्यू जो कि लास्ट वाले केस में है, तो यहाँ पे वैल्यू 1 है। f ऑफ 3 माइनस की बात करोगे तो पहले वाला केस जिसमें वैल्यू -1 है, यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 1 और 3 दोनों वैल्यूज पे डिसकंटिन्यूअस होगा और इसका करेक्ट आंसर अपने पास में सी ऑप्शन आ जाएगा।